हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और पादपों में जनन किस प्रकार होता है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और इन सभी वीडियो की प्ले लिस्ट बना दी गई है आपको चैनल पर और आप इस चैनल पर जा के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज शुरुआत करेंगे कि जंतुओं में जनन यानी कि सजीव में अपने समान ही संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ताकि जातियों का अस्तित्व तथा निरंतरता बनी रहे। जनन की विधि यानी कि पौधों और जंतुओं में जनन दो प्रकार होता है, एक तो लैंगिक जनन होता है और दूसरी होती है अलैंगिक जनन की विधि। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अब लैंगिक जनन, वे जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। पौधों की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। नर व मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, यानी कि नर व मादा युग्मक है वो संलयन होकर के नया जीव बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र। ठीक है, मानव जनन तंत्र में ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन अंग, यानी कि नर जनन अंग के भाग है जो कि एक जोड़ा वृषण होता है, इसके अंदर 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है, एक सेशन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं ये जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक होती है पूंछ शुक्राणु में। ठीक है, और शुक्राणु एकल कोशिका होती है, यानी कि शुक्राणु होती है एकल कोशिका तथा हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यानी कि इतना सा टॉपिक है वो आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। मादा जनन अंग में मादा जनन अंग के भाग एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, और एक गर्भाशय। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं, यानी कि अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं और वृषण है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। स्त्रियों में प्रति महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय का एक विकसित अंडाणु, यानी कि 2 अंडाशय होता है उसमें से एक अंडाशय का विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन वो अंडवाहिनी से होता है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है और अंडाणु भी एकल कोशिका होती है, यानी कि शुक्राणु तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। अब निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो वह कहलाता है निषेचन। जनन की प्रक्रिया में पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, यानी कि जनन की प्रक्रिया में पहला चरण तो शुक्राणु और अंडाणु होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, जब अंडाणु है वो शुक्राणु संपर्क में आता है तो एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है और एक शुक्राणु वो अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। ये संलयन है वो निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। जब निषेचन होता है तो वो शुक्राणु अंडाणु है वो संलयित होकर या जुड़कर के एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन के बनने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। यह है इनके चित्र, आप इन वीडियो पॉज करके इस वीडियो चित्रों को देख सकते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो नई संतति का विकास होता है, जिससे कुछ लक्षण माता के और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत होते हैं। यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो अंडाणु और स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो नई संतति का विकास होता है, जिसमें माता और पिता के गुण का स्थानांतरण होता है। अब ये निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन, जो निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं हम आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है तथा मुर्गी, इनमें होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली है, स्टारफिश है, मेंढक है, सभी जलीय प्राणी। आंतरिक निषेचन में क्या है कि इसमें नर व मादा युग्मों का संलयन वो मादा के शरीर के अंदर होता है, वो कहलाता है आंतरिक निषेचन, और इसमें होता है कि नर व मादा युग्मों का संलयन वो मादा के शरीर के बाहर होता है, वो कहलाता है बाह्य निषेचन। ठीक है, और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन ये सीटेट पेपर में आए हुए हैं प्रश्न। मादा मेंढक में निषेचन, वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोकर तालाब या मंद बहते जल में जाते हैं। जब वर्षा होती है तो ये इसके साथ चलकर चले जाते हैं। जब नर व मादा एक साथ आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे उत्पन्न करती है देती है। ठीक है, मेंढक के
अंडे कठोर कवच से ढके नहीं होते हैं। ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं, यानी कि ये कठोर कवच से नहीं ढके होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। अंडों को जेली की परत एक साथ रखती है तथा ये परत सुरक्षा भी करती है, यानी कि अंडे वो कठोर कवच में नहीं रहते हैं, ये एक जेली परत में रहते हैं, ठीक है, जो जेली परत है इसकी सुरक्षा करती है अंडों की। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, यानी कि जब मादा अंडे देती है तो नर है उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और शुक्राणु पूंछ लंबी होने के कारण वे इधर उधर जल में तैरती रहती है। कौन? शुक्राणु। शुक्राणु अंड कोशिका से मिलते हैं और निषेचन होता है, और शुक्राणु वो अंड कोशिका से मिलते हैं और निषेचन होता है। यानी कि इस प्रकार से मादा मेंढक में निषेचन की प्रक्रिया होती है। प्रकनली शिशु। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, जिसके कारण स्त्री वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो निषेचन होगा। इसलिए अवरुद्ध होती है तो शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा शुक्राणु अंडाणु उचित माध्यम से कुछ घंटों तक एक साथ रखते हैं, जिससे IVF कहते हैं, यानी कि अथवा IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन, यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और यदि निषेचन हो जाता है ना बाहर तो युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और बाद में मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में शिशु का पूर्ण विकास होता है और शिशु वो सामान्य शिशु की तरह जन्म लेता है। इसे हम कहते हैं प्रकनली शिशु। ये एक मिथ्या या झूठ नाम है, क्योंकि शिशु का विकास तो प्रकनिकली में नहीं होता है, कि शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। अब देखो भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, क्यों? निषेचन होने के बाद युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोल में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूह बनाकर उत्तक व अंगों में परिवर्तित होती है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, यानी कि प्रश्न आपको ये पूछ लिया जाता है कि भाई भ्रूण है वो कहाँ रोपित होता है, तो भ्रूण होता है गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि भाई पहले निषेचन से युग्मनज बनता है और युग्मनज वो लगातार कोशिकाओं में बदल जाते हैं, ठीक है ना। और कोशिकाएं वो मतलब समूह बनाकर कोशिकाएं धीरे धीरे छोटे छोटे समूह बनाती है और समूह बनाकर के उत्तक और अंगों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। पहले बनता है उत्तक, उसके बाद बनता है अंग, तंत्र और शरीर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। उसके बाद गर्भाशय में भ्रूण का विकास होने से धीरे धीरे शारीरिक अंग, यानी कि शरीर के अंग जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सिर धीरे धीरे विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके वह कहलाता है गर्भ। जब गर्भ का पूर्ण विकास होता है तो माँ शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ये देखो चित्र, यानी कि यहाँ से सबसे पहले ये अंडाशय है, इसमें एक अंडाशय का, दोनों अंडाशय में से एक का होता है अंडोत्सर्ग, ठीक है। उसके बाद में बनते हैं युग्मनज। युग्मनज वो बनने के बाद में ये वो मतलब भ्रूण जाकर ये होता है गर्भाशय, ठीक है। और यहाँ पर ये गर्भाशय में भ्रूण है वो रोपित हो जाता है। इसके बाद में ये B नंबर चित्र है कि भी कोशिकाओं का ये पिंड बनता है, यानी इस प्रकार से ये गोल गोल पिंड बनता है। और ये है C नंबर यानी 3 नंबर चित्र, यानी यहाँ पर होता है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, यानी कि ये तो होता है गर्भाशय भित्ति, ये होती है गर्भाशय भित्ति, और यहाँ पर विकसित होता हुआ भ्रूण है। अब हम पढ़ेंगे मुर्गी में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन ये बच्चों को जन्म नहीं देती है। निषेचन के बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है। नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है, जो कि कवच कहलाता है। इनकी मुर्गी के अंडे पर एक कठोर कवच होता है, जो कि मतलब सुरक्षित, यानी कि पूरे अंडे का अंदर जो आवरण होता है उसका सुरक्षा करती है। कठोर कवच बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निमोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। चूजे के पूर्ण रूप में विकसित होने के बाद कवच के परिस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। जब अंडे का, यानी कि जब अंडे के अंदर चूजे का पूर्ण विकास हो जाता है ना, तो उस अंडे का परिस्फुटन होता है और चूजा बाहर आता है। इस प्रकार मुर्गी में भ्रूण का परिवर्तन होता है। अब देखो
जरायुज व अंडपरजक जंतु किसे कहते हैं? जो जंतु शिशु को जन्म देते हैं यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, बकरी है, ठीक है। और जो जंतु अंडे को जन्म देते हैं वे अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। इनके नाम से स्पष्ट है, मुर्गी, छिपकली और तितली ये कहलाते हैं अंडपरजक जंतु। अब है शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया, यानी कि नवजात प्राणी वे अंडे के परिस्फुटन से निकलता प्राणी तब तक वृद्धि करते रहता है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता। यानी कि नवजात प्राणी या अंडे से निकलता प्रस्फुटन चूजा है ना, वह जब तक वृद्धि करता रहता है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है। मेंढे का जीवन चक्र, यानी कि अंडे के बाद बनता है टेडपोल या लार्वा बनता है, ठीक है। और ये उसके बाद में ये धीरे धीरे मेंढे को वयस्क हो जाता है। ये देखो मेंढे के जीवन चक्र का डायग्राम, यानी सर्वप्रथम अंडे, ठीक है। उसके बाद में आरंभी टेडपोल बनता है और उसके बाद में बाद का टेडपोल ये इस प्रकार से बनता है। इसमें अंगों की पहचान होना शुरू हो जाती है और अंत में मेंढक होता है वो इस प्रकार से हो जाता है वयस्क होने के बाद। यह है मेंढक का जीवन चक्र। और अब देखो रेशम कीट का जीवन चक्र, यानी कि पहले अंडा होता है, उसके बाद में लार्वा या इल्ली में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद में ये प्यूमा बनता है और धीरे धीरे बाद में ये वयस्क हो जाता है। यानी कि मेंढक के जीवन चक्र में जो परिवर्तन होते हैं ना, उसके साथ टेडपोल का वयस्क होना वे कहलाता है कायांतरण। तो इस प्रकार हमने लैंगिक जनन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अलिंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन में तो नर व मादा युग्म होना जरूरी है और अलिंगिक जनन में किसी एक जीव का होना जरूरी, यानी किसी एक जीव से नए जीव बनते हैं। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव से नए जीव बनते हैं या नए जीव को जन्म देता है वह कहलाता है अलैंगिक जनन। जैसे हाइड्रा और अमीबा, यानी कि यह अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह उभार यानी मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है, ठीक। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस जनन को मुकुलन विधि या मुकुलन कहते हैं। अर्थात हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यानी कि ये देखो हाइड्रा में मुकुलन, यानी कि ये नई उबार है यहाँ से, और ये नई उबार है वो धीरे धीरे नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से पूर्ण विकास कर लेता है और एक नया हाइड्रा वो मुकुलन विधि से उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि द्वारा और अमीबा में होता है द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जनन के समय इसका केंद्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब इसमें जनन होता है इसका केंद्र है वो दो भागों में टूट जाता है। इसके कोशिका भी दो भागों में बन जाती है, यानी कि कोशिका भी दो भागों में बन जाती है और केंद्रक भी दो भागों में टूट जाता है। और कोशिका के प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है और जो कोशिका दो भागों में टूटती है ना तो उसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं और इसके बाद में दो अमीबा बनते हैं परिणाम स्वरूप एक जनक से। यानी कि इस प्रकार एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है और द्विखंडन कहलाता है। यानी कि ये देखो अमीबा में द्विखंडन विधि, यानी कि पहले पूर्ण विकसित जीव है, उसके बाद में धीरे धीरे इसका केंद्र विभाजित होता है और केंद्र विभाजित होता है इसमें दो कोशिका भी विभाजित होती है और दोनों केंद्रों में अलग अलग कोशिका होती है और उसके बाद में पूर्ण रूप से संतुलित जीव बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है अमीबा में द्विखंड विधि द्वारा जनन। अब देखिए डोली भेड़ का क्लोन। किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग। यानी कि किसी समरूप कोशिका यानी उसी के रूप की कोशिका या अन्य जीवित भाग का पूर्ण जीव बनाना वो भी कृत्रिम रूप से, वो कहलाता है क्लोनिंग। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन किया गया था, डोली नाम उसका रखा गया था। यानी कि सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन किया गया था, उस भेड़ का नाम रखा गया था डोली। इस डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। ये पहला स्तनधारी जीव है जिसका क्लोन किया गया था। आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस जीव का क्लोन किया गया था, तो डोली भेड़ का क्लोन किया गया था। इसका और वैज्ञानिक कौन कौन थे, इयान विल्मिट और उसके सहयोगी थे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के और रोजलिंग इंस्टीट्यूट में की थी इसकी क्लोनिंग। और डोली भेड़ की मृत्यु हुई थी 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों में रोग होने के कारण। डोली की क्रॉसिंग करते समय फिंडोसेट मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई और स्कॉटिश ब्लैक फेस यूज से एक अंड कोशिका ली गई। अंड कोशिका से केंद्रक हटाया गया और स्तन ग्रंथि की
कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ और डोली भेड़ का जन्म हुआ। स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डोली को जन्म, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी। यानी कि जन्म तो दिया स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव भेड़ ने, लेकिन वे किसके समरूप थी? वे डोरसेट भेड़ के समरूप थी। उसमें स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का डोली में कोई लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। ठीक है, कि आपको इस विधि को याद करने के लिए सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि फिन डोरसेट भेड़ से तो क्या ली गई, यानी कि स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई। ठीक है, तो फिन डोरसेट भेड़ है ना, उसके तो स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई थी, जबकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है ना, उससे एक अंड कोशिका ली गई थी। भेड़ ये स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव भेड़ और इससे उत्पन्न हुई है डोली भेड़। प्रकार हमने जंतु में जनन की बारे में पढ़ा था। इसमें दो विधियाँ होती है, तो लैंगिक जनन और अलिंगिक जनन। लैंगिक जनन किन किन जंतुओं में होता है और अलिंगिक जनन किन किन जंतुओं में होता है। ठीक है, आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। ठीक है, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ पर केवल पढ़ाई से संबंधित ही बातें होती और अदर बातें नहीं होती, और यहाँ पर ये कंटेंट है वो आपको NCERT आदेश दिया जाए। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वीडियो।